नागिन का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के बगल के जंगल में एक नागिन रहती थी। उस नागिन को कुछ दिनों पहले ही नागलोक से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह दूसरी नागिनों से और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती थी। इसके लिए वह नागमणि पाना चाहती थी। यह सब नागरानी को पता चल जाता है। फिर नागरानी उस नागिन को बुलाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है नागलोक के कुछ कानून बनाए हुए हैं और तुम उस कानून को तोड़ चुकी हो। अब तुम्हें नागलोक में रहने का कोई हक नहीं है। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा बोलते हुए नागरानी ने उस नागिन को नागलोक से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह नागिन बगल के जंगलों में कुछ चुड़ैलों से मिल जाती है, जो उसे नागमणि दिलाने का आशा दिलाती हैं और उससे कहती हैं, सुन नागिन, मैं तुम्हें नागमणि दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। तब वह नागिन कहती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, जब तुम्हें नागमणि मिल जाएगी तो नागमणि मिलने के बाद तुम खुद के साथ मुझे भी अपने राज्य में आधा हिस्सा दे देना। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन सोचने लगती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। ऐसा बोलकर वो सारे चुड़ैल और नागिन जंगल में चले जाते हैं। वो नागिन उन सारे चुड़ैलों के साथ कई दिनों तक तपस्या करती है। फिर एक दिन आता है जब नागिन की तपस्या खत्म हो जाती है तो चुड़ैल कहती है, आज तुम्हारी तपस्या खत्म हो चुकी है और नागमणि को पाने की एक सीढ़ी बना चुकी हो तुम। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना पड़ेगा। वो क्या है चुड़ैल, मुझे जल्दी बताओ, मुझे और इंतजार नहीं होता। नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें लोगों की बलि देनी होगी, क्योंकि इस तप के बाद किसी की बलि ही काबिल बना सकती है नागमणि प्राप्त करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद चुड़ैल ने नागिन को एक जादुई लहंगा दिया और बोली, ये जादुई लहंगा बहुत शक्तिशाली है। इसको पहनकर तुम बहुत शक्तिशाली और एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाओगी। लेकिन इस लहंगे को गलती से भी खोना मत, क्योंकि कई घोर तपस्या के बाद हमें यह लहंगा मिला है। इस लहंगे से तुम जवान पुरुष को भी अपने ओर आकर्षित कर सकती हो और उनकी बलि आराम से दे सकती हो नागमणि को प्राप्त करने के लिए। बस 8 या 10 बलि, इतना तो मैं चुटकियाँ बजाते ही कर दूंगी। उसके बाद नागिन वह जादुई लहंगा लेकर चली जाती है। जादुई लहंगा पहनने के बाद नागिन एक अप्सरा की तरह लगने लगती है और अपने शिकार की ओर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पे इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार वाला उस खूबसूरत नागिन के रूप में लड़की को देख करना चाहते हुए भी कार रोक देता है और कार से उतरकर पूछता है, आप इतनी रात में क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है ये रास्ता रात के समय सुरक्षित नहीं है आपके लिए? तब नागिन कहती है, हाँ मुझे डर तो लग रहा है, पर मैं इस गांव में नई हूँ। मुझे इस गांव में कोई नहीं जानता है। अरे कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो तब तक मेरे घर में रुक सकती हो। उसके बाद ऐसा बोलकर नागिन और वो लड़का उसी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद लड़के का घर आ जाता है। उस लड़के के माँ बाप कुछ दिनों पहले ही गुजर गए थे और उसके घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उस नागिन ने उठाया। उसने मौका देखते ही लड़के को डस लिया। लड़का को समझ पाता कि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसा करते करते नागिन अपनी खूबसूरती से रोज नए लड़कों को फंसाती और उनकी बलि दे देती और ऐसे ही वह बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी थी। फिर उस गांव में पंचायत की बैठक हुई और लोगों ने कहा, जी हमारे गांव में रोज एक ना एक लड़का गायब हो जाता है और उसकी लाश हमेशा उस सुनसान रास्ते पर मिलती है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है और इसका जल्द ही उपाय निकालना होगा। ये सब ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और उसके बाद वह सारे लोग पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं,
सर, हमारे गांव में रोज एक नौजवान गायब हो जाता है और सुबह हमें उसकी लाश मिलती है। तब उनसे पुलिस पूछती है, अच्छा, तुम्हें इसके अलावा कुछ और पता है? हाँ, एक जादू लहंगे वाली लड़की नौजवानों को मारती है, बस हमने यही सुना है। तभी पुलिस वाले के पास उसके भाई का फोन आता है और वो कहता है, भाई सुनिए, जादू लहंगे वाली लड़की ही है जो सबको मार रही है, इसको तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना। और उसका फोन कट जाता है। पुलिस वाला ये सब कुछ समझ जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा और वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और वह अपने घर चला जाता है और घर पर बैठकर वह अपने भाई के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर नागरानी प्रकट हो जाती है और वह कहती है, जिस नागिन ने तुम्हारे भाई को मारा है, मैं उस नागिन को जानती हूँ। दरअसल उस नागिन को मैंने नागलोक से भगा दिया था। तब से वह नागमणि को प्राप्त करने के लिए मासूमों की बलि दे रही है। अब उसका बस आखिरी शिकार रह गया है, तुम उसको रोकने में मेरी मदद करो। तब पुलिस वाला कहता है, पर हो तो तुम भी एक नागिन, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? तुम भी तो उसी की तरह हो सकती हो। गलती किसी एक की होती है और बदनामी पूरी बिरादरी की होती है। यही हमारे साथ भी हुआ है। तुम मेरे पे भरोसा करो, वरना वो नागमणि प्राप्त कर लेगी और तुम्हारे गांव को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनकर पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर पुलिस वाला कहता है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? उसे एक युवक की खोज है और तुम उसकी खोज पूरी कर सकते हो। ऐसा बोलकर पुलिस और नागरानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और नागरानी कहती है, तुम उसे भला फुसला के पहाड़ी पे स्थित शिव मंदिर पे ले आओ, बाकी आगे मैं देख लूंगी। उसके बाद पुलिस वाला नए कपड़े पहनकर रात को उसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी से कई चक्कर लगाता है। कुछ देर बाद वहाँ नागिन आ जाती है और वह उससे कहती है, अरे रुकना जरा। ये सुनते ही पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है और वह कहता है, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस गांव में नई हूँ, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने देंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस वाला गाड़ी मंदिर पर ले जाता है और मंदिर के पास उतार के नागिन को बोलता है, ये मेरा कुल मंदिर है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो, तुम भी दर्शन कर लेना। नहीं नहीं, मैं इस मंदिर में नहीं आ सकती। लेकिन पुलिस वाला उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। जब वो मंदिर के अंदर आती है तो देखती है नागरानी वहीं खड़ी होती है। यह देखकर वह नागिन डर जाती है। फिर नागरानी बोलती है, तूने बहुत से पाप किए हैं धरती लोक पर, तू अब जहन्नुम में ही जाकर सजा भुगतेगी। फिर नागिन एक मंत्र फूंकती है, फिर वह जलने लगती है और कुछ ही समय में वह राख बन जाती है। उसके बाद गांव में कभी भी ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ और अब नागलोक के लोग हंसते खेलते जिंदगी बिताने लगते हैं। जादुई दवाई का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह स्कूल में पढ़ाई भी करता था। रोहन बहुत समझदार भी था। उसकी माँ लोगों के घर में साफ सफाई करने के लिए जाती थी और उससे अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। रोहन को नारियल के पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता था। रोहन को जब भी समय मिलता वह अपने घर के बाहर पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ लगाता रहता। ये सब देखकर रोहन की माँ रोहन से पूछती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे नारियल के पेड़ और इतने सारे पेड़ पौधे लगाकर तुम क्या करोगे? अगर तुम ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहोगे तो हमारा घर पूरा जंगल ही बन जाएगा। फिर तुम इस जंगल में ही रहना। माँ, मुझे पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये इतने सारे हो गए हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं इन्हें काट भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इन पे बहुत मेहनत की है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो।
वैसे भी यह कोई गलत काम नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें डांटूं। इतना कहकर रोहन की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन रोहन की माँ की सहेली उससे मिलने आती है और रोहन के घर पे इतने सारे पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ को देखकर रोहन से बोलती है, क्यों बेटा, तुमने तो इतने सारे नारियल के पेड़ लगा रखे हैं। लगता है तुम्हारा नारियल बेचने का इरादा है। लेकिन बेटा, अगर तुम अपने घर पे ऐसे ही पेड़ लगाते रहे तो यहाँ पर जानवर भी रहने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारा घर एक जंगल बन जाएगा। तब रोहन बोलता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लगा रहा हूँ। मुझे नारियल का पेड़ और पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी रोहन की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। तब रोहन की माँ की सहेली रोहन की माँ से बोलती है, तुम ये लो अपने पैसे। मुझे मालकिन ने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। अब तुम ये अपने पैसे पकड़ो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। यह सुनने के बाद रोहन की माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। रोहन की माँ की सहेली के जाने के बाद रोहन सोचता है और कहता है, क्यों ना मैं इन फूलों को बेचकर अपनी माँ की मदद करूं, ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और माँ की भी थोड़ी मदद हो जाए। बेचारी मेरी माँ कब तक काम करेंगी। उन्हें दूसरों के घर काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद माँ काम पर जाना बंद कर देगी और इसी से हमारा कुछ खर्चा निकल जाएगा। वैसे भी हम 2 ही लोग हैं तो कितना ही खर्चा होगा। और उसके अगले दिन से रोहन ने अपने बगीचे से सारे फूल तोड़े और अपनी साइकिल पर बैठकर फूल बेचने चला गया। रोहन के फूल बहुत ताजे और सुंदर थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन फूलों को तुरंत ही खरीद लिया और कुछ लोगों ने तो उसे घर पर रोज फूल देने को भी कह दिया, जिससे रोहन की अच्छी कमाई हुई। और उन पैसों को लेकर वह अपने घर आए और उन सभी पैसों को अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ ये लो पैसे, अब हमारे कुछ दुख कम हो जाएंगे। तभी उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? माँ ये पैसे मैं अपने बगीचे के फूलों को बेच कर लाया हूँ। हमारे बगीचे के फूल इतने सुंदर और ताजे थे कि लोगों ने तुरंत ही खरीद लिए और मुझे रोज घर पर देने के लिए भी कहा है। यह सुनने के बाद रोहन की माँ खुश हो जाती है और रोहन से कहती है, अरे वाह बेटा, तुम्हारे फूल तो कितने अच्छे हैं, आज हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन माँ मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम अब काम पर मत जाओ, मैं फूल बेचकर ही घर चला लूँगा। वैसे भी इतने पैसे कम नहीं हैं, हम 2 ही लोग हैं। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो मैं आज से काम पे नहीं जाऊंगी और तेरे साथ तेरे कामों में हाथ बटाऊंगी। उस दिन के बाद से रोहन रोज सुबह उठता और फूल बेचने चला जाता, फिर वहाँ से आते ही स्कूल चला जाता था। कुछ दिन बाद नारियल के पेड़ पर भी नारियल आ गए और रोहन उन नारियलों को देखकर कहता है, चलो अच्छी बात है, ये नारियल भी आ गए, इनसे और अच्छी कमाई हो जाएगी। कल से इन्हें भी बाजार ले जाकर बेच दूंगा। और रोहन ने नारियल को बेचना शुरू कर दिया। अब रोहन और उसकी माँ की अच्छी जिंदगी कट रही थी। उसकी माँ की सहेली उससे दोबारा मिलने आती है। वह रोहन के घर और उसके काम को देखकर हैरान रह जाती है। वह सब देखकर वह रोहन से कहती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो सचमुच नारियल बेचना ही शुरू कर दिया। लगता है इससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए तो तुम्हारी स्थिति कितनी सुधर चुकी है। ये बहुत अच्छा काम है, तुम लगे रहो। तब रोहन बोलता है, अरे चाची, ये आपकी ही देन है। अगर आपने उस दिन मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो मैं कभी भी यह काम शुरू ही नहीं करता। यह सुनने के बाद रोहन की माँ की सहेली
सोचते हुए कहती है, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने इसे बोल दिया था। इसने मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लिया और इतना आगे पहुंच गया। तभी वहाँ पर रोहन की माँ आ जाती है। तो रोहन की माँ की सहेली बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो काम पर चलते हैं। तुम इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन बहुत गुस्सा कर रही थी। अगर तुम कुछ दिन और नहीं आई तो तुम्हें मालकिन नौकरी से निकाल देंगी। अरे मैं अब काम पर नहीं जाती हूँ। रोहन ने मुझे काम पर जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाती हूँ। अब रोहन ही घर चलाता है। रोहन की माँ की सहेली मन ही मन चिढ़ जाती है और रोहन की माँ से कहती है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है कि रोहन ने अपना घर संभाल लिया। हमारे तो 3 लड़के हैं, कोई काम के नहीं हैं। तीनों के तीनों घर पर बैठकर रोटियां ही तोड़ते रहते हैं। चलो तुम्हें तो आराम मिल गया, लेकिन मुझे काम पर जाना पड़ेगा। अच्छा मैं अब चलती हूँ। यह कहकर उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन में सोचती है और खुद से कहती है, मैं तो दूसरों के घर में जाकर काम करूँ और ये अपने बेटे के साथ घर पर आराम करेगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जल्द ही कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगी, फिर यह खुद अपने आप काम पर मेरे साथ चलेगी। यह सोचते हुए वह अपने घर चली जाती है। रात को वह रोहन के बगीचे में आकर जहरीली दवाई डाल देती है और कहती है, अब मजा आएगा। ये जो बैठकर आराम कर रही थी, अब काम करना पड़ेगा, तब मजा आएगा। भला मैं काम करूं और ये आराम करेगी, ये तो मैं होने ही नहीं दे सकती हूँ। और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। रोहन सुबह फूल बेचने के लिए उठता है तो वह सभी फूलों को मुरझाया और नारियल को सूखा हुआ देखता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और बहुत दुखी भी। और वह अपनी माँ को बाहर लेकर आता है और उन सभी पेड़ पौधों को दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो भी दुखी हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया इन पेड़ पौधों को? कल तक तो बिल्कुल ही ठीक थे और ये रात भर में इन्हें क्या हो गया? अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तभी रोहन भी कहता है, माँ इन पेड़ पौधों को रातों ही रात क्या हो गया और ये क्यों सूख गए हैं? रोहन को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल से दोबारा काम पर चली जाऊंगी। रोहन भी अपनी माँ की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। और अगले दिन रोहन की माँ काम पर चली जाती है। रोहन भी पौधे लेने जा ही रहा होता है कि तभी एक बुढ़िया पौधे बेचने के लिए आ जाती है और रोहन उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा ये पौधे मुझे दे दो, मुझे इन पौधों की बहुत जरूरत है। आप इन पौधों के कितने पैसे लोगी, आप मुझे बता दो, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। तभी बुढ़िया रोहन के बगीचे को देखकर कहती है, बेटा ये बगीचा तुम्हारा है क्या? तब रोहन कहता है, हाँ अम्मा यह बगीचा मेरा ही है। बेटा तुम्हारे बगीचे में इतने सारे पौधे और पेड़ हैं, तो तुम मुझसे यह पौधे क्यों खरीद रहे हो? अम्मा कल मेरे पौधे सारे बर्बाद हो गए, सारे पौधों के फूल सूख गए और नारियल के पेड़ों के जो नारियल थे वो भी सूख गए हैं। पता नहीं इन्हें रातों रात क्या हो गया, इसलिए मैं आपसे दोबारा पौधे खरीद कर दोबारा अपना बगीचा लगाऊंगा। अच्छा ये बात है, बेटा तुम ये दवाई रख लो। बेटा तुम ये दवाई रात के समय इन सभी पौधों में डाल देना और सुबह देखना तुम्हारे बगीचे में क्या होगा। वह बुढ़िया रोहन को दवाई देती है। रोहन भी उस दवाई के बदले पैसे दे देता है। पैसे लेकर वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। रात होने पर रोहन अपने बगीचे में जाकर दवाइयाँ डाल देता है। दवाइयाँ डालने के बाद वह घर में जाता है और अपनी माँ के साथ खाना खाकर सो जाता है। सुबह होने पर रोहन अपना बगीचा देखने आता है तो उसके सारे पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फूलों से
खिले होते हैं और नारियल भी हरे भरे हो जाते हैं। रोहन का पूरा बगीचा खुशबू से महक रहा होता है। रोहन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कुछ फूलों को तोड़ने लगता है। वो जैसे ही एक फूल तोड़ता है, वहाँ पर दूसरा फूल उग जाता है। ऐसे ही रोहन नारियल तोड़ता है और वहाँ पर भी तुरंत एक नारियल उग जाता है। यह देखकर रोहन अपनी माँ को अंदर से बुलाता है और कहता है, माँ जल्दी इधर आओ। उसकी माँ तुरंत वहाँ पर आ जाती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ हमारा बगीचा तो जादुई हो चुका है। मैं जब भी एक फूल तोड़ रहा हूँ, वहाँ पर नया फूल उग जा रहा है और मैं जब नारियल तोड़ रहा हूँ तो वहाँ पर भी एक नारियल आ जा रहा है। जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन बेटा ये सब कैसे हुआ? माँ मुझे लगता है कि वह उस जादुई दवाई का काम है जिसकी वजह से मेरा पूरा बगीचा जादुई बन चुका है। यह सुनने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है, लेकिन बेटा तुम्हें वह दवाई किसने दी? उसके बाद रोहन वह सारी बात बता देता है और यह सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटा यह सब तुम्हारा मेहनत का फल है। हाँ माँ, अब हमारी स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी और उसके बाद मैं गरीबों में भी यह पैसे दान करूँगा और मैं फ्री में गरीबों को नारियल पानी भी पिलाऊंगा। और उस दिन के बाद रोहन और रोहन की माँ की किस्मत ही बदल गई। लोग अमीर होते चले गए। रोहन अब गरीब लोगों की भी मदद करता। वह गरीब लोगों को नारियल पानी पिलाता, वो भी फ्री में।